Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। एंड में हमारा टॉपिक क्या था, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब हम क्या देख रहे हैं, इसका पार्ट 10, जिसमें हम कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। वाइटल कैपेसिटी की बच्चों आपकी बुक में 3 डेफिनेशन दी हुई है। पहली डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम कितनी एयर हमारे लंग्स में फिल हो सकती है या मैक्सिमम कितनी एयर हम बाहर एक्सपायर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। ये डेफिनेशन है। इसके अलावा हम नॉर्मल कितना इंस्पायर कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, क्या है आपकी वाइटल कैपेसिटी। या नॉर्मल हम कितना एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुली इंस्पायरेशन, क्या है वो आपकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है, वाइटल कैपेसिटी आपके किसकी बराबर होती है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के, इसी के बराबर होती है ना। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 से लेकर आपके 1100 ml तक, है ना। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है आपका 2500 से लेकर 3000 ml होता है, यही होता है ना। तो आपकी वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर हो गई बच्चों, 4000 से लेकर 4600 ml तक, क्या है आपकी वाइटल कैपेसिटी है। क्लियर, पढ़ चुके हैं हम अच्छे से। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, भाई हमने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं वो क्या कहलाएगी, वाइटल कैपेसिटी कहलाएगी। या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर दिया, हम मैक्सिमम कितने अमाउंट में बाहर एक्सपायर कर सकते हैं, क्या कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम कितनी एयर हमारे लंग्स में फिल हो सकती है या मैक्सिमम कितनी एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, क्या कहलाएगी वाइटल कैपेसिटी। किसके बराबर होती है, ERV प्लस TV प्लस IRV। क्लियर, अराउंड 4000 ml होती है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से बताया हुआ है। ये तीनों मिलाकर क्या बनाती हैं, वाइटल कैपेसिटी बताती हैं, कैपेसिटी बताती हैं। क्लियर, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, वाइटल कैपेसिटी की वजह से हमें कंटिन्यूअसली फ्रेश एयर मिलती रहती है। भाई हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन फोर्सफुली करेंगे तो जो भी आसपास एटमॉस्फेयर में होगी वो फ्रेश एयर अंदर आएगी, और जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड अपनी एयर है वो कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। यानी इम्प्योर ब्लड का इम्प्योर एयर कहाँ जाएगी, बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो एक्सचेंज अच्छा होता है कहाँ पे, टिश्यू और एनवायरनमेंट के बीच में, किसकी वजह से, वाइटल कैपेसिटी की वजह से। क्लियर हुआ। इसकी वजह से क्या होता है, हमें कंटिन्यूअसली फ्रेश एयर मिलती रहती है और कंटिन्यूअसली हमें बैड एयर बाहर निकलती रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर निकलती रहेगी। तो अच्छा कहाँ होगा, एक्सचेंज होगा, किसके बीच में, टिश्यू और एनवायरनमेंट के बीच में। समझ में आया वाइटल कैपेसिटी क्या है, TV प्लस IRV प्लस ERV। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीथिंग। बच्चों यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथिंग बोला है, नॉर्मल एक्सपायरेशन नहीं बोला। नॉर्मल एक्सपायरेशन या फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद हमारी क्या होती है, रिजर्व वॉल्यूम होती है ना, कुछ अमाउंट में एयर बची रहती है ना। यहाँ पे बोला है नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद कितने वॉल्यूम में एयर रहती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे, जिसमें आपने फोर्सफुली एक्सपायरेशन भी नहीं किया और कुछ अमाउंट में एयर लंग्स में है।
है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ERV प्लस आपका RV, रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस आपका ERV यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। ERV कितना होता है, 1000 से लेकर 1100 ml तक, और RV कितना होता है आपका, अराउंड 1200 ml तक रहता है, यही रहता है ना। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 2200 से लेकर 2300 ml तक होगा। क्या है ये आपका फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम, जो नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद एयर हमारे अंदर रहती है। क्लियर। क्लियर। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन क्या कहलाएगी, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है भाई, हमने एक्सपायरेशन फोर्सफुली भी नहीं किया, वो एयर भी तो अंदर है, साथ ही साथ रेजिडुअल वॉल्यूम भी है अंदर 1200 ml में, तो वो दोनों ही मिला के क्या कहलाएंगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाएंगी। क्लियर। नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद ये वॉल्यूम में एयर हमारे लंग्स में रहती है, किसके बराबर होती है, आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम के अराउंड कितनी होती है, 2200 से लेकर 2300 ml तक। क्लियर। निकाल लोगे, निकाल लोगे। यहाँ पे आपका मैक्सिमम दे रखा है बच्चों, है ना, मैक्सिमम दे रखा है ERV का और रेसिडुअल वॉल्यूम का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अकर इन द एल्वुलर रीजन ओनली, नॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, व्हाई। भाई क्वेश्चन क्या है कि जो डिफ्यूजन ऑफ गैस है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एल्वेयर रीजन में होता है, अदर पार्ट में नहीं होता। मैंने आपको बताया था नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एल्वेलाई में जाती है ना। तो जो अपर पार्ट रहता है बच्चों आपका ये वाला, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये वाला पार्ट समझाने के लिए बना रही हूं, समझना है ना। ये वाला पार्ट क्या रहता है आपका, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है ना। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज नहीं है, साथ ही साथ जो इनकी वॉल है वो भी थिक रहती है। कैसी रहती है, थिक रहती है। जबकि एल्वेलर वाले रीजन की बात करें तो वहां पे कैसी है, थिन मेम्ब्रेन है। तो वहां पे क्या है, एक्सचेंज अच्छा देखने को मिलता है। साथ ही साथ ब्लड कैपिलरीज भी कहाँ आती है, इधर एल्वेलर रीजन में, इधर ही आती है। हमने ये आसपास ब्लड कैपिलरीज भी बना दी है ना, ये ब्लड कैपिलरीज है। यहाँ पे मैंने एल्वेलाई बना दिया, ठीक है, एल्वेलाई बना दी। बहुत सारी होती है, कितनी होती है, अराउंड 30 करोड़ होती है, ठीक है। और इन्हीं के पास से क्या गुजरती है, ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं। एक तो इनकी मेम्ब्रेन कैसी है, बहुत ही पतली है, थिन है। किसकी बनी हुई होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की। और जो ब्लड कैपिलरीज है उनकी भी लेयर पतली होती है, किनकी बनी होती है, एंडोथेलियम की। तो यहाँ पे एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा ना, एक्सचेंज अच्छे से हो जाएगा। किसका एक्सचेंज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। एल्वेलाई में क्या आएगी, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर आती है ना। जो ब्लड कैपिलरीज है वहां पे क्या फ्लो हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड फ्लो हो रहा है, तो एक्सचेंज अच्छा हो जाएगा। पतली लेयर है तो आराम से क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। जबकि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स इनकी बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन थिक है, मोटी है, साथ ही साथ यहाँ पे कोई ब्लड कैपिलरीज फ्लो नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से एक्सचेंज नहीं हो पाता। क्लियर। क्लियर। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये भी देख लो। क्या है आंसर बच्चों, देयर आर अबाउट 30 करोड़ एयर चैम्बर्स और एल्वुलाई इन द लंग्स, है ना। कितनी है, 30 करोड़ में है, मैंने बताया था बिलियन नंबर्स में है, ठीक है। इनके पास क्या होती है, इनकी जो लेयर होती है वो परमेबल होती है, साथ ही साथ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, जिसे थिन स्क्वेमस एपिथेलियम बोला जाता है, ठीक है। इन्हीं के पास से क्या गुजरती है, ब्लड कैपिलरीज गुजरती हैं, और इनकी लेयर किससे मिलकर बनी हुई होती है, एंडोथीलियम की, एंडोथीलियम की, ठीक है। इनके बीच में भी बेसमेंट सब्सटेंस मिलता है, तो इजीली क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम देखें, वेयर एज द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज नॉट स्प्रेड इन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलर डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई ब्लड कैपिलरीज नहीं है, ट्रैकिया के पास, ब्रोंकाई के पास, ब्रोंक्यूल्स के बाद डक्ट के पास, ठीक है। और इनकी वॉल भी कैसी होती है,
थिक होती है, तो कोई एक्सचेंज नहीं होता कहाँ पे, आपके कंडक्टिंग पार्ट में। इनको कंडक्टिंग पार्ट भी तो बोलते हैं। मेन एक्सचेंज पार्ट कौन सा है आपका, एल्वेलाई वाला है, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ आएगी, ऑक्सीजन कंटेनिंग जो एयर है वो कहाँ आएगी, नॉस्ट्रल से एल्वेलाई तक जाएगी। एल्वेलाई के आसपास क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, उसमें क्या फ्लो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड। यही हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चले जाएगा, एल्वेलाई में। ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर कहाँ जाएगी, ब्लड के थ्रू टिश्यूज को पहुंच जाएगी। क्लियर, यही आपको समझाया गया है। भाई यही होता है ना, ये मान लो आपकी एल्वेलाई है, ये मैंने एक एल्वेलाई बना दी, ठीक है। यहाँ पे पास में से क्या गुजर रही है, ब्लड कैपिलरीज। इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से होता है। ये किससे बनी है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की, है ना। और ये किससे मिलकर बनी है, एंडोथेलियम की, है ना। इस तरीके से आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस है ना। ये क्या है, बेसल सब्सटेंस। ये क्या है, थिन स्क्वेमस एपीथीलियम। और ये आपकी क्या है, एंडोथीलियम ऑफ, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है, आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनती है, और यहीं से डिफ्यूजन की प्रोसेस हो जाती है। बोलो समझ में आया। यहाँ पे क्या चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्लियर हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन। भाई किस किस से ट्रांसपोर्ट होती है, ये तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है ना। पहली कौन सी होती है, विद प्लाज्मा। कितने परसेंट तक होती है, 7% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्लाज्मा में ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 20 से लेके 25 टाइम तक ज्यादा है। तो किसके थ्रू जाएगी, प्लाज्मा के थ्रू। कितने परसेंट में, 7% में, ठीक है। क्या होगा प्लाज्मा, भाई वाटर है अंदर, प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, तो अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या बना देगा आपका, कार्बोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। ये एसिड इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम बन रहा है, तो ओनली 7% ही क्या कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बहुत धीरे 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 बनता है। इसको बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम धीरे धीरे बनता है, तो ओनली 7% तक विद प्लाज्मा हो जाएगा। हम बात करें आरबीसी के थ्रू, आरबीसी के थ्रू कितना परसेंट तक जाता है, 20 से लेके 25% तक जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है और क्या बनाती है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो क्या बनाएगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये कहां पहुंच जाएगा, टिश्यूज से एल्वेलाई में। पर टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो जैसे ही एल्वेलाई वाले रीजन में जाएगा तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में मिल जाएगी। क्लियर, क्लियर। मैक्सिमम 70% तक किसके थ्रू होता है, बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, है ना। क्यों, जैसे ही टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, जिसके थ्रू क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ब्लड में फ्लो होगा। ब्लड में क्या है, आरबीसी प्लस प्लाज्मा। आरबीसी और प्लाज्मा में क्या मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिलता है। ये क्या करता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा जल्दी जल्दी, है ना। और ये कार्बोनिक एसिड फिर ब्रेक हो जाता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन में। जैसे ही HCO3 माइनस एल्वेलर वाले रीजन में जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड भी होगा। भाई ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। ये वापस ब्रेक कर देता है किसको, HCO3 माइनस प्लस H प्लस को H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। भाई जो कार्बोनिक एसिड है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कराता है, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन कराता है। तो हो जाएगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाएगी, एल्वेलाई पे मिल जाएगी, और अपना मैक्सिमम 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्लियर, क्लियर। भाई इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। टिश्यू में क्या हो रहा है आपका,
H2O प्लस CO3, CO2 मिलके क्या बना रहा है, H2CO3 बना रहा है ना, किसकी हेल्प से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से। मैं शॉर्ट फॉर्म में Ca लिख रही हूँ, ठीक है। ये वापस ब्रेक हो जाता है किसमें, HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन में। जैसे ही ये जाएगा एल्वुलर वाले रीजन में तो वापस क्या होता है, HCO3 माइनस प्लस H प्लस वापस जुड़ के क्या बना देता है, HCO3। फिर वापस ये ब्रेक हो जाता है और क्या बनाता है, H2O प्लस CO2, और ये CO2 एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। यहाँ पे CaCa सब जगह Ca आएगा, यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज आएगा। क्लियर, यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है, ठीक है भाई। एल्वुलाई में डिसोसिएट क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ऑक्सीजन वहां कम है, तो वहां पे ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। टिश्यू साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, ये जुड़ के कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, क्लियर। देखे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से। भाई जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लाज्मा से और रेड ब्लड सेल दोनों से ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा से 7% तक होता है, आरबीसी के थ्रू 20 से लेके 25% तक होता है। एज अ बाइकार्बोनेट 70% यानी मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा के थ्रू 7% तक होता है, ठीक है। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बनना बहुत स्लो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो थोड़ा ही ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। बात करें आरबीसी के थ्रू, तो आरबीसी के थ्रू 20 से लेके 25% तक क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे ही ये टिश्यू साइड में पहुंचेगा वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। एल्वुलाई को क्या मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो क्या होगा, ये टिश्यू साइड में वाटर में डिसॉल्व होके क्या बना देगा, H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये ब्रेक होता है HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। जैसे ही HCO3 माइनस वाला ब्लड कहाँ पहुंचेगा, एल्वुलर रीजन में, तो वहां पे क्या होगा, वापस ये CO2 रिलीज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। भाई ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन करवाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा वाटर के साथ, कार्बोनिक एसिड बना देगा, कार्बोनिक एसिड को वापस ब्रेक करेगा HCO3 माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है, ठीक है। टिश्यू साइड में क्या होगा आपका, HCO3 माइनस HCO3 माइनस बनेगा, और आपके एल्वुलाई वाले रीजन में क्या होगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। क्लियर, 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 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air compared to those in alveolar air। भाई किसकी बात कर रहा है ये, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, कहाँ पे, एटमॉस्फेरिक एयर में। भाई एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना, तभी तो ये एल्वुलाई में आएगी। कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कितना होता है, 0.3 mm ऑफ Hg। एल्वुलर वाले रीजन की बात करें, अंदर एल्वुलाई में कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, 40 mm ऑफ Hg, ज्यादा है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है, 104 mm ऑफ Hg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में, 159 से कहाँ आएगा, एल्वुलाई में। तो एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो आंसर इज सेकंड। क्लियर, क्लियर। अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो इक्वेशन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना विद डायग्राम, ठीक है। आंसर क्या है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में क्या है, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, कितना है, 159 mm ऑफ Hg है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना है, 0.3 mm ऑफ Hg है। यही हम बात करें एल्वुलाई वाले रीजन में, कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, 104 mm ऑफ Hg, और एल्वुलाई वाले रीजन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितना है, 40 mm ऑफ Hg।
ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर वाले रीजन यानी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। क्लियर? इस डायग्राम को भी बना के आ सकते हो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना है 159 mm ऑफ Hg, क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 0.3 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कितना है आपका 104 mm ऑफ Hg। यहां से जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में आएगा तो ब्लड क्या हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड, कितना पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95 mm ऑफ Hg हो जाएगा। जैसे ही टिश्यूज के पास जाएगा तो टिश्यूज में क्या है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो क्या होगा टिश्यू को क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन, टिश्यू इन रिटर्न क्या देगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 45 mm ऑफ Hg। जैसे ही एल्वुलर वाले रीजन में जाएगा तो वहां पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg, यहाँ पे 45 है, तो वापस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर भाई? 1 मार्क क्वेश्चन आता है किस तरीके से आंसर करोगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे, सब बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। इंस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर का अंदर लेना। कौन सा मैकेनिज्म होता है, कौन सी कंडीशन होती है ये समझ लो भाई। हमारे इंस्पायरेशन के वक्त क्या होता है, जो डोम शेप में डायफ्राम होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो फ्लैट हो जाता है, तो क्या होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होगा अपना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। पहले वो डोम शेप में था वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर में। स्टर्नम ग्रिप्स की बात करें तो ये भी कैसे मूव होती है, उफ्फू उफ्फू की प्रोसेस होती है ना, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड होती है ना, तो ये भी मूव होंगी, तो क्या होगा वेंट्रल और आपके डोर्सल साइड में वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा एट द एंड क्या होगा आपके लंग्स में भाई वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। वॉल्यूम बढ़ जाएगा किससे भाई, डायफ्राम भी मूव हो रहा है स्ट्रेट हो रहा है और आपकी रिब्स स्टर्नम ये भी मूव हो रही है, तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में अच्छे से है ना, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप रहता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव होगी और क्या होगा ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ जाएगी। क्लियर? 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 ये लंग्स है भाई, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देखा है, ठीक है। क्लियर? देखो आंसर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इस तरीके से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एयर फ्रॉम आउटसाइड। ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर का अंदर आना क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। भाई प्रेशर ग्रेडियंट होगा, डिफरेंस होगा तभी तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आएगी। दोनों जगह सेम होगा तो क्या मूवमेंट होगा, नहीं। तो प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन होता है कहां पे, लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, ठीक है। डायफ्राम कहां मूव करेगा बच्चों, एब्डोमेन वाली कैविटी में, यानी डोम शेप से स्ट्रेट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो स्ट्रेट हो जाएगा, जिससे आपकी क्या बढ़ जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ जाती है। इस डायग्राम में भी आपको दिखाया है बच्चों, ये डायफ्राम है, ये स्ट्रेट हो जाता है, स्ट्रेट होगा तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, साथ ही साथ ये भी बाहर की तरफ मूव कर रही है रिब्स स्टर्नम, तो क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम, प्रेशर कम तो बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ जाती है। क्लियर? क्लियर? द साइज ऑफ थोरेसिक चैम्बर इज एंटीरियर एक्सिस इज इंक्रीज। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्लैट होगा तो एंटीरियर एक्सिस में आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रिब्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी क्या होंगी मूव करेंगी, जिससे आपका डॉर्सल साइड में भी क्या होगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कुल मिला के क्या हो रहा है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम हो रहा है, जिससे प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम की वजह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर मूव हो रही है। क्लियर? 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 अगर बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको डायग्राम जरूर बना के आना है ये वाला। क्लियर? विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड।
रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट रहता है बच्चों? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है? मेड्यूला है। मेड्यूला क्या है आपका? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यही है। यहाँ पे ही पास में क्या होता है? पॉन्स होता है भाई, पॉन्स और आपका मेड्यूला हाइंड ब्रेन के पार्ट है ना, तो मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन सा है? मेड्यूला। मेड्यूला के पास में पॉन्स होता है जिसे क्या बोला जाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोला जाता है। ये क्या करता है? डिटेक्ट करता है आसपास क्या सिचुएशन है और इसके अकॉर्डिंग सिग्नल किसको भेज देगा? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी मेड्यूला को, कि अब रेस्पिरेशन की रेट बढ़ाओ, अब कम करो। इसके अलावा बॉडी में क्या होते हैं? कीमो सेंसिटिव सेंटर्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन को। जैसे ही इनका वॉल्यूम इधर उधर होता है तो ये सिग्नल किसको भेजते हैं? मेड्यूला को भेजते हैं कि भाई रेस्पिरेशन की रेट बढ़ाओ, अब कम करो। इसके अलावा बच्चों आपके हार्ट में भी कैरोटिड आर्टरी मिलती है जो कि हार्ट सेल को ही ब्लड देने का काम करती है। इसके अलावा जो मेन आर्टरी है एओर्टा, उसमें भी क्या मिलता है? एओर्टिक आर्क मिलता है। क्या मिलता है? एओर्टिक आर्क मिलता है। ये भी सिग्नल देता है किसको? मेड्यूला को। प्लस कैरोटिड आर्टरी ये भी सिग्नल देगा, किसको डिटेक्ट करता है? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन को डिटेक्ट करता है। जैसे इनका कंसंट्रेशन चेंज होगा सिग्नल किसके पास जाएगा? आपके मेड्यूला के पास। मेड्यूला क्या है आपका? मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। ठीक है, क्लियर 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 भाई, यही चीज है ना, यही चीज है। इस तरीके से एक्सप्लेन करके आना भाई। आपका मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है? मेड्यूला, जो कि रेस्पिरेशन की रेट को बढ़ाता घटाता है। पॉन्स क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ये क्या करता है? सिग्नल भेजेगा मेड्यूला को, आसपास सेंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग मेड्यूला को सिग्नल भेज देगा। इसके अलावा बॉडी में क्या मिलता है? कीमो सेंसिटिव एरिया मिलते हैं जो कि किसको डिटेक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन को। अगर इनके कंसंट्रेशन चेंज है तो सिग्नल जाएगा मेन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी मेड्यूला को। ठीक है, इसके अलावा कैरोटिड आर्टरी मिलती है हार्ट में, साथ ही एओर्टा में एरोटिक आर्क मिलता है। वो भी क्या डिटेक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को। और रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती घटती रहती है इनके अकॉर्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H प्लस आयन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया? तो ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन 1 to 7 किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।